माधवी, दशकी ऐसे तमाम साथी जिनके खून से सरकार भाजपा आरएसएस के हाथ रंगे हुए हैं, उनको बार बार याद करेंगे। उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम और जिम्मेदारी आज यहाँ पे आए सभी साथियों का है। आज हम लोग जब दिल्ली से यहाँ आए तो हम लोग सुनते थे ऐतिहासिक रूप से कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज किस तरह से उसकी जर्जर हालत कर दी गई है। अलग अलग तरह से फंड कटौती, छात्र संघ को बहाल न होने देना, जो सरकार माध्यम होता है किसी भी तरह से संघर्ष आंदोलन को तेज करने का, जो विशाल हमारे सामने बैठा है कि लगातार बीजेपी से लेकर तमाम सवालों पे जो यूनियन लड़ा, आज जेएनयू के चारों ऑफिस बेयरर्स को रेस्टिकेट कर दिया गया है। और वहाँ बीजेपी ये बात कहने का बूता रखती है कि दलित और ब्लैक विक्टिमहुड के शिकार हैं, जिनके रेजिग्नेशन के लिए लड़ते हुए साथी तिहाड़ भी गए। हम लोग आज जब यहाँ पे खड़े हैं, कल 19 तारीख को फैसला आने वाला है, तो मुझे लगता है बहुत जरूरत है कि देश में जो 15% है उसके बौखलाहट के इतिहास के बारे में बात हो, बार बार बात हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, छात्र जो केवल ये बात कह रहे थे कि समता और समानता और बराबरी देना होगा, उनको ब्राह्मणवादी मनुवादी गुंडों द्वारा पिटवाया जाता है, जो भी मीडिया देखकर नैरेटिव खराब करने की कोशिश की जाती है। तो जरूरत है ये 2000 सालों पुरानी जो बौखलाहट है, जो शुरू होता है किसी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, जहाँ पे कह दिया जाता है कि कोई ब्रह्मा का सर है, कोई भुजा है, कोई जान है और कोई पैर है, और उसमें ही उसको ही अमल करने में पूरी एक व्यवस्था लग जाती है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मनुस्मृति, जिसका ये लोग बार बार आह्वान करते हैं, कहते हैं कि संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए, तो ये बात कहता है कि शूद्र के कान में शीशा पिघला कर डालो, अगर वेद का उच्चारण मात्र भी सुन दे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने लगातार, चाहे वो खजुराहो हो, विजयनगर हो, शिव विश्वविद्यालयों द्वारा बनाई गई इमारतें, वो तमाम लोग जो लेगेसी से आते हैं, जो मेहनत कश है, जिसने देश के बड़े बड़े स्तंभ रचे, सड़कें बनाई, विश्वविद्यालय बनाए, आज आप उनकी संतानों को कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईआईएम में पढ़ने के लिए लायक नहीं है। और लायक कौन है? जो लगातार देखकर मलाई चाटते रहे, जो लगातार देखकर श्रम को और करे, धान को और उगाए, धान काटे को और, काटे को और, उसको कंधे में धोकर अपने गोडाउन में पहुंचाए कोई और बिक्री हो और खाने का पूरा स्वाद कोई एक तबका चखे, कोई एक जाति चखे। और लगातार इनका अधिकार को हम देखते हैं कि अलग अलग रूपों में बढ़ता है। ये बढ़ता है इस रूप में कि कौन पूरी शिक्षा अर्जित करेगा, ये बढ़ता है इस रूप में जो हम लोग जिस विचारधारा को मानते हैं। यहाँ पे इतनी सारी तस्वीरें हैं फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की। ये जब पढ़ाना शुरू किया इन्होंने महिलाओं को, वंचित समूह से आ रही महिलाओं को, उस पे गोबर फेंका गया, कहा गया इस समाज से आने वाली महिलाएं पढ़ेंगी, इस समाज से आने वाले छात्र पढ़ेंगे। और आज हम देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इरफान हबीब जब अपनी बात रखते हैं आरएसएस के इतिहास पे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनसे कचरे में पानी डालकर फेंकते हैं। तो इनकी विरासत, चाहे वो कूड़ा फेंकने की हो, मेरा फेंकने की हो, आज तक हक अधिकार बराबरी की लड़ाई लड़ने वालों का ये लोग दमन करते आए हैं। हम इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जिस तरह से इस देश में चलती है, वहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से ये वो तबका है, ये वो जातियां है जिसने ब्रिटिशर्स के सामने जातिकारिता की। इन्हीं के लोग मुंशी बने, मुखबिर बने, जाकर क्रांतिकारी जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनके बारे में जाकर खबरें दी, ताकि हमारा जो सत्ता के पास करीबी है
वो बरकरार रहे, हमारा स्टेटस मेंटेन रहे, हमें किसी भी तरह से हमें दमन न झेलना पड़े। लगातार 1890 का आंकड़ा है जो कहता है कि 80% जो आबादी है वो लगातार 80% नौकरियों को लेकर बैठा है, जो 3% आबादी है। ये विरासत है इस तबके की। सड़कों पर ये बात कह रहा है कि कौन केस कर दिया जाएगा और कथा कथित जो ऊंची जाति है उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। आज ये समझने की जरूरत है कि हम लोग जिस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं, 55 में ऐसे लोग, वो कार्यकर्ता, वो तमाम लोग, चाहे वो भैरव हो, चांद हो, काफी संथल का विद्रोह छेड़कर जल जमकर जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनके पूर्वज मुखबिरी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। ऐतिहासिक रूप से लड़ने के बाद थोड़ा बहुत कुछ बीजेपी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के रूप में हमको मिला, जिसमें हम तो ये बात कह रहे थे कि सशक्त करो। आपने कह दिया कि चेयरपर्सन वाइस चांसलर होंगे, जेएनयू जैसे वाइस चांसलर जो कहती है कि दलित विक्टिम की शिकार है, ऐसे वाइस चांसलर जो पिछले 10 सालों में लगातार भाजपा आरएसएस के सामने नतमस्तक हुए, कुर्सी पर काबिज हुए, वो अन्याय, वो किस तरह का न्याय करेंगे? हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने इसमें 50+1 रिप्रेजेंटेशन SC, ST, OBC समुदाय से आ रहे साथियों का देना होगा। 12 के गाइडलाइंस में डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन इससे बेहतर था। इसमें आपने कह दिया कि बायस होता है डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद हर दिन के बिहेवियर में निहित होता है। आप किससे कैसे बात करते हैं, आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं। मेस में कुछ लोग विशेष जाति के अलग बैठेंगे और बाकी सब अलग बैठेंगे। किनके हॉस्टल की हालत जर्जर होगी और किनका हॉस्टल 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। लगातार हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरह से आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये प्रावधान हो गया यूनिवर्सिटी में आने के लिए। किसके पास स्मार्टफोन है, वाईफाई है, लैपटॉप है। जो लोग सामाजिक रूप से जिनको पिछड़ा रखा गया वो आर्थिक रूप से आज भी कमजोर है। और इसके बाद आप कहते हैं कि फॉर्म भर लिया और यूनिवर्सिटी में आ गए, फॉर्म भर लिया और यूनिवर्सिटी में आ भी गए, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू कर 4 साल का BA लागू कर फीस वृद्धि और से दखल करते रहेंगे। ऐसी नीतियां लाई जा रही है जहाँ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने आए, पढ़ाया जाएगा योगा, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, वैदिक मैथ्स। क्या ये इस तरह की कोशिश नहीं है कि अगर किसी ऑटो चालक का बच्चा किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आ गया तो यहाँ से निकले तो 15-20 हजार से ज्यादा की नौकरी ना मिले? हम लोग देखते हैं उसके बाद भी अगर संघर्ष कर लोग ये बूता बनाते हैं अपने मेहनत के दम पर कि हमने क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया, PhD के इंटरव्यू में बैठे, वहां पे उनको कहा जाता है नॉट फाउंड सूटेबल।